हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप you will be fine and okay. I am also fine and okay. I welcome you in SSP Academy. आज मैं क्लास 12 की सेकेंड लेसन, फ्लेमिंगो का सेकेंड लेसन लास्ट स्प्रिंग की दूसरी कहानी को कवर करेंगे। जो दूसरी कहानी है, मुकेश नाम के बच्चे की कहानी है, आई वांट टू ड्राइव ए कार। तो आज हम इस कहानी को कवर करेंगे। पहली कहानी मैं कवर कर चुका हूं। ये मुकेश नाम का बच्चा एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता है और ये बच्चा किस तरीके से अपने परिवार से अलग मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है, एक कार चलाने का सपना देखता है। और इस कहानी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे चाइल्ड लेबर के थ्रू एक बच्चे मुकेश या अन्य बच्चों का शोषण किया जाता है। और इस कहानी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कम उम्र में महिलाओं की शादी कर दी जाती है। जहां उन्हें पढ़ने लिखने का समय होना चाहिए था, वहां वो परिवार के बोझ को सहन करती हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यहां मुकेश नाम के बच्चे की दादी की कहानी भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें उन्होंने अपने पति को चूड़ी बनाते हुए, अंधा होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। यहां सविता नाम की एक लड़की की दर्द भरी कहानी भी हम देखेंगे, जो कम उम्र में चूड़ी बनाने का काम तो कर रही है, लेकिन चूड़ी की पवित्रता, जो पवित्रता होती है, उसको शायद वो समझने में असफल रही है। यहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बिचौलिए इन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। अनीश जंग यहां बताती हैं, जो हमारी लेखिका है, वो कहती हैं कि मुकेश नाम का एक बच्चा है, जो सपना उसका है आई वांट टू ड्राइव ए कार। वो एक कार चलाना चाहता है। और यहां बताया गया है कि वो कहता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। जब अनीश जंग से बच्चा कहता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, तो अनीश जंग यहां पे उससे एक सवाल करती हैं कि क्या तुम कार चलाना जानते हो? अनीश जंग जो लेखिका है, वो कहती है कि क्या तुम कार चलाना जानते हो? वो बच्चा कहता है, लाइन क्या बोलता है वो बच्चा? कहता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। ये उस बच्चे की कहानी है, जो बच्चा फिरोजाबाद में रहता है। और ये फिरोजाबाद वह जगह है जो चूड़ियों का केंद्र हुआ करता है। और यहां पर जितने भी पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, सब चूड़ी बनाने का काम करते हैं। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने का काम कर रहा है। और पूरे भारत में महिलाओं के लिए जो चूड़ी बनाई जाती है, ये उसी का केंद्र है फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद में भट्टियों के पास बैठ करके वेल्डिंग करते हुए चूड़ियों पर वेल्डिंग करने का काम करते हैं बच्चे। ये फिरोजाबाद में ये काम कर रहे हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यहां पर आगे बताया गया है कि किस तरीके से इन बच्चों को पता नहीं है, या इनके माता पिता को पता नहीं है कि बच्चों के लिए ये कार्य अवैध है। मुकेश का परिवार भी उन्हें चूड़ी बनाने वालों में से एक है, लेकिन इन लोगों को वास्तव में जानकारी नहीं है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको इस चूड़ी बनाने के काम में रखना और इनसे काम करवाना कानूनी तौर पे अवैध है। ये बच्चे हाई टेम्परेचर में, जहां काफी टेम्परेचर होता है, भट्टियां जलती हैं, और डिंगे सेल्स, छोटे कमरे जिसमें न तो पर्याप्त एयर है और न तो पर्याप्त लाइट है, उसमें बच्चे काम करते हैं। अगर कानून को सही रूप से लागू किया जाए, इन्फोर्स किया जाए कानून को, तो कम से कम एक दो नहीं, फिरोजाबाद से 20,000 बच्चे
इस दलदल की जिंदगी से बाहर निकलेंगे। मुकेश नाम का बच्चा भी यही काम कर रहा है और मुकेश अनीश जंग से एक दिन अपने घर को दिखाने की जिज्ञासा व्यक्त करता है। ही वॉज सो ईगर टू शो हिज हाउस टू अनीश जंग। अनीश जंग से कहता है ये बच्चा कि मेरा घर नया नया बना है, आप देखेंगी। अनीश जंग क्योंकि चाइल्ड लेबर पर बहुत काम कर रही थी, अनीश जंग उस मुकेश नाम के बच्चे के साथ उस फिरोजाबाद की गलियों में निकलती है। वो फिरोजाबाद की वो गली जिसमें तमाम कूड़े करकट गार्बेज से भरा हुआ, जिस रास्ते पर अनीश जंग चल रही है उस मुकेश नाम के बच्चे के साथ सांस लेना दूभर है। एक तरह से इतने गार्बेज की बदबू आ रहे हैं कि ये अनीश जंग के लिए असहनीय है। उन्हीं तंग गलियों से अनीश जंग मुकेश के घर को देखने जा रही हैं और देख रही हैं कि वहां तमाम झुग्गी झोपड़ियां हैं, गिरते हुए दीवार, हिलते हुए वो दरवाजे, जिस घर में कोई विंडो की व्यवस्था नहीं, ऐसे इस तंग गलियों से आगे बढ़ रही हैं और चलते चलते एक ऐसे जगह पे पहुंचती हैं जहां मुकेश का घर है। मुकेश नाम का बच्चा जब उस घर पे पहुंचता है तो उसके घर का दरवाजा हालांकि है तो लोहे का, लेकिन उबली वो भी है, हिल रहा है, कमजोर है। मुकेश नाम का बच्चा पैर से धक्का मारता है, लात मार करके दरवाजे के खोलता है, दरवाजा खुल जाता है। अनीश जंग और मुकेश उस घर में प्रवेश करते हैं और ये आधा बना हुआ एक तरह से झोपड़ी है, हट है। अनीश जंग जब अंदर प्रवेश करती हैं तो देखती है कि एक साइड में छप्पर छाया हुआ है और वहां नीचे एक किचन बनाया गया है, जैसे चूल्हा जल रहा है और उस चूल्हे पर एक बड़े से बर्तन में स्पिनाच, जिसको पालक कहते हैं, पालक की पत्तियां उबल रही हैं और वहां एक बड़ा सा एल्युमिनियम का नीचे बर्तन रखा गया है जिसमें और भी कटी हुई सब्जियां रखी गई हैं। और एक औरत जो कभी बताया गया फ्रेल, बहुत ही वीक है, बहुत ही लीन और थीन है, दुबली पतली है, उसकी आंखों में धुआं लग रहा है, आंसू निकल आए हैं जैसे उसके, वो मुस्कुराती है। ये औरत कोई और नहीं, ये मुकेश की भाभी है, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। ये अपने परिवार के लिए शाम का जो भोजन होता है वो पका रही है। ये औरत, अभी इसकी उम्र नहीं हुई है शादी की, लेकिन फिर भी कम उम्र में शादी हो गई इसकी, बहू का दर्जा इसको मिल गया है, बहू का सम्मान इसको मिल रहा है घर में, जिसको डॉटर इन लॉ कहते हैं। और ये औरत मुकेश के भाई, मुकेश के फादर की देखरेख कर रही है। अनीश जंग आगे बताती हैं यहां पर कि उस घर में जब मुकेश का फादर प्रवेश करता है तो जो बहू है, जो मुकेश की भाभी है, वो टूटे फूटे दीवार के पीछे चली जाती है और अपने घूंघट को अपने चेहरे पे डाल लेती है, क्योंकि एक परंपरा है, एक कस्टम है कि बड़े बुजुर्ग जब सामने आते हैं तो जो बहुएं होती हैं वो अपने चेहरे पर घूंघट को खींच लेती हैं। ये औरत भी ऐसा ही करती है। मुकेश का फादर बहुत बड़ा इंसान नहीं है, वो भी एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। मुकेश का फादर शुरू में तो टेलर का काम किया करता था, इसको सिलाई कहते हैं, लेकिन शायद उसमें फायदा नहीं हुआ, वो काम छोड़ करके फिर इसी मेकिंग बैंगल की दुनिया में आ गया, चूड़ी बनाने की दुनिया में।
और यही वो कर रहा है। और यहाँ एक पिता की क्या एक दर्द होती है, क्या वेदना होती है, वो दिखाया गया है। मुकेश का फादर अपने बच्चों को बहुत अथक परिश्रम करता था, लेकिन बहुत कुछ दे नहीं पाया। अपने परिवार के लिए न एक घर बनवा पाया और ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाया। वो जो एक ही कला वो सीखा था, मेकिंग बैंगल, चूड़ी बनाना, यही कला अपने बच्चों को सिखाए। ये तो रही इनकी दर्द भरी कहानी। फिर आगे आप देखेंगे कि मुकेश की जो दादी है, ये दादी अपनी दास्तान सुनाती है। ये दादी कहती है, बड़ी ही मार्मिक की स्टोरी है इस दादी की। तो मुकेश की दादी जो कहानी बताती हैं, वो मैं कहानी आपको बता रहा हूं। मुकेश की दादी कहती हैं कि इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी। ये बड़ी ही टचिंग लाइन बोलती हैं। इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी, यही उसके कर्म में है, यही उसके भाग्य में है। कहती हैं वो, मुकेश की दादी कहती है कि वो अपने पति को अंधा होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। क्योंकि जो चूड़ी बनाने का काम होता है, उसमें जो पॉलिश होता है, जो पाउडर होता है, वो पाउडर का धूल इतना आंखों में पड़ता है कि मुकेश की जो दादी है, उसके पति अंधा हो गए। इसके बाद दादी एक और बात बताती है, बड़ी ही टचिंग लाइन वो भी है। कहती हैं कि कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर प्रदत्त परंपरा को तोड़ा जा सकता है? यानी ईश्वर ने जो काम सौंप दिया, क्या उसको बदला जा सकता है? नहीं, शायद इनके परिवार में चेंजिंग नाम की चीज ही नहीं थी। अब जो बच्चा इस मेकिंग बैंगल परिवार में पैदा हो गया, वो बताया गया है कि उसने चूड़ी के अलावा कुछ नहीं देखा। अब फिरोजाबाद की वो गली जहां पर आपको सतरंगी चूड़ियां देखने को मिलेंगी, उसका रंग क्या है मैं बता रहा हूं आपको। ये सनी गोल्ड, सुनहले रंग की चूड़ियां देखने को मिलती है वहां। पैडी धानी रंग की, ग्रीन जिसे बताया गया, रॉयल ब्लू शाही नीले रंग की, पिंक गुलाबी रंग की, पर्पल बैगनी रंग की, यानी एक तरह से सतरंगी चूड़ियों का ढेर उस फिरोजाबाद के हर घर में आपको देखने को मिलेगा। यानी स्पाइरल ऑफ बैंगल, चूड़ियों का ढेर, एक हैंड कार्ट, यानी हाथ से ढकेल के लिए जाने वाले गाड़ी पर लादा जाता है, शायद सप्लाई के लिए जा रहा है, बिक्री के लिए। और इसमें वो नौजवान जो फिरोजाबाद के यंग एज के हैं, उस तंग गलियों से ढकेल के ले जाते हैं। और इस फिरोजाबाद की गली में बताया गया कि टिमटिमाते रोशनी में, हल्की रोशनी में लड़के लड़कियां, मदर फादर बैठ के काम करते हैं। और ये टिमटिमाती हल्की सी रोशनी में इनकी आंखें जो शायद उस रोशनी में अभ्यस्त हो गई हैं काम करने को। इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि ये बच्चे जो वहां काम कर रहे हैं, गर्ल्स और बॉयज, ये एडल्ट होने के पहले अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। तो ये एक तरह से शोषण है बच्चों का। फिर आगे कहानी आप देखेंगे कि सविता नाम की एक लड़की है जो कम उम्र की अभी है, यंग बच्ची है, छोटी बच्ची। यंग का मतलब छोटी बच्ची से मतलब समझिएगा यहाँ पे। वो यहाँ पर बड़े ही धब्बे पिंक रंग की, यानी गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई है, पुराना है एक तरीके से। इस सविता नाम की लड़की एक एल्डरली वुमेन के पास बैठी हुई है, एक बुजुर्ग महिला के पास बैठी हुई है, और वो भी चूड़ी बनाने का काम कर रही है सविता। इसका हाथ सविता का मैकेनिकली यांत्रिकी ढंग से चल रहा है, मालूम पड़ रहा है कि टर्म्स ऑफ मशीन हो, जैसे चिमटे की तरह
बहुत तेज इसका हाथ चल रहा है, ये चूड़ी बना रही है। लेकिन ये सविता नाम की बच्ची ये नहीं समझ पा रही है कि इस जो चूड़ी बना रही है, इस चूड़ी का मतलब क्या है। ये नहीं समझ पा रही है बच्ची कि ये औरतों की सुहाग का प्रतीक है। ये बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है, चूड़ी बड़ा शुभ माना जाता है इन मैरिज में। ये सविता को पता नहीं है। लेकिन सविता की जिंदगी में एक दिन वह दिन आएगा जब इसके चेहरे पर लाल घूंघट डाल दिया जाएगा, इसके हाथों को मेहंदी से रंग दिया जाएगा, इसके हाथों में वही लाल रंग की चूड़ी पहना दी जाएगी, और फिर एक सविता नाम की बच्ची दुल्हन बन जाएगी, ब्राइड बन जाएगी। फिर उसी औरत की तरह हो जाएगी जिसके पास वो बैठी हुई है। ये जो औरत बैठी हुई है, ये लर्ली वुमेन जो बैठी हुई है, ये वर्षों पहले ये भी एक दुल्हन बनी थी। अब ये भी ये लर्ली वुमेन चूड़ी बनाने का ही काम कर रही है। बड़ी ही मार्मिक बात है। ये लर्ली वुमेन अथक परिश्रम कर रही है वो चूड़ी बनाने का। लेकिन जो बड़ी टचिंग एक बात बोली है, दिल को छू देने वाली बात बोली है, इतना परिश्रम करने के बाद उसको क्या नसीब हो रहा है। वो लाइन बड़ी ही बेहतरीन लाइन है, वो आप सुन लीजिए उस लाइन को। ये बोली है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ये लाइन वो औरत बोलती है जो सविता के पास बैठी हुई है, जो वर्षों पहले दुल्हन बनी थी। यानी इतना अथक परिश्रम करने के बाद भी वो कह रही है कि एक वक्त उसे पेट भर भोजन नहीं मिला, और यही जिंदगी में वो पाई है, यही रीप की है, यही काटी है, यही उसको फल मिला है। यानी इतना अथक परिश्रम करने के बाद भी इनको फुल पेट भोजन नहीं मिला, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इसी एल्डरली वुमेन का हस्बैंड, जिसकी दाढ़ी बड़ी है, लहरा रही है, वो बोलता है कि मैं चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं जानता। हालांकि एक बात ये इंसान कहता है जो एल्डरली वुमेन का पति है, कहता है कि मैंने जिंदगी में मेहनत करके एक छोटा सा घर बना पाया। अब ये घर क्यों बना पाया ये भी जानिएगा। और लोगों को तो घर भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि शायद अपना पेट काट रहे थे पति पत्नी। पेट काट काट करके एक घर बनाया। बड़ी ही मिजरेबल कंडीशन है इनका। अर्निस्ट जंग यहां कहती हैं, उस इंसान की बातें सुन करके तो ऐसा लग रहा है जैसा फिरोजाबाद के अन्य लोग पाने में असफल रहे, फेल हो गए। क्या पाने में, घर भी नहीं बनवा पाए। ये इंसान तो बनवाया कम से कम, लेकिन बड़ी ही कठिनाई से, बड़ी ही मुश्किलों से बनवाया, बड़ी ही दर्द को झेलते हुए भूखा रहा। इसीलिए इसकी वाइफ ने कहा एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। और ये फिरोजाबाद का जो ये परिवार है, जो बहुत परिवार है वहां, जो चूड़ी बनाने का काम करता है, ये चूड़ी बनाने में बहुत फायदा नहीं हो रहा है इनको, और दूसरा कोई व्यवसाय भी नहीं कर सकते, दूसरा कोई प्रोफेशन भी नहीं कर सकते, दूसरा कोई भी धंधा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है कि वो दूसरा व्यवसाय कर सके। अरे खाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, व्यवसाय चलाने की बात तो छोड़ दीजिए। ये हर घर की कहानी है फिरोजाबाद की। हर वो नौजवान जो यहां पर बताया गया है कि हर वो नौजवान जो यहां काम कर रहा है, उसकी दास्तान ऐसी ही है। फिरोजाबाद में समय के साथ इनकी जिंदगी नहीं बदली, समय तो बदलता गया, लेकिन इनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इनकी जिंदगी जैसे तब थी वैसे आज भी है। और ये माइंड, कहा गया कि माइंड नंबिंग टॉयल, यानी दिमाग को सुन्न कर देने वाला हार्ड वर्क ही करते हैं। और दिमाग को सुन्न कर देने वाला जो ये परिश्रम करते हैं, ये परिश्रम एक नई जिंदगी की शुरुआत करना, एक सपना देखना, शायद इनका छीन लिया है। ये सपना नहीं देख सकते,
ये नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते। देयर इज नो चांस, देयर इज नो मनी। इनके पास पैसा नहीं है, इनकी जिंदगी ऐसे चल रही है, बड़ी ही दर्द से भरी हुई इनकी जिंदगी है। फिर आगे अनीस जंग इस दास्तान को, इस कहानी को देखती है और उन फिरोजाबाद के कुछ नौजवानों से बात करती है। कहती है, सलाह देती है अनीस जंग कि तुम लोग सहकारिता के रूप में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते, यानी सहकारिता का एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। तो ये नौजवान बोलते हैं कि मैडम, अगर हम लोग, ये वो परिवार है, याद रखिएगा, वो परिवार है, वो नौजवान बच्चे हैं जो बताया गया कि एक तरह से चंगुल में फंस गए हैं बिचौलिए की। ये लाइन बोली गई है, विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, यानी जो बिचौलिए हैं, असली लाभ तो बिचौलिए ले रहे हैं भाई। ये तो अथक परिश्रम ये कर रहे हैं, लाभ बिचौलिए ले रहे हैं। इनके चंगुल में फंस गए हैं और इनके फादर और इनके फोर फादर्स, यानी जो पूर्वज हैं इनके, वो भी इनके चंगुल में फंसे हुए थे। और ये भी नौजवान भी फंस गए, मुकेश भी फंस गया, ऐसे तमाम बच्चे फंस गए इन बिचौलियों के चक्कर में। असली फायदा तो वो ले रहे हैं। यहां एक चीज और बताई गई है कि जब ये अनीस जंग कहती हैं कि तुम लोग सहकारिता के रूप में एक ऑर्गेनाइज, एक संगठन क्यों नहीं बना लेते, क्योंकि संगठन में बड़ी ताकत होती है। तो ये कहते हैं कि मैडम, अगर हम लोग ऑर्गेनाइज हो जाएं, अगर हम लोग कोई संगठन बनाए, तो पुलिस हम लोगों को पकड़ के जेल में डाल देगी, हमारे ऑर्गेनाइज बनाने वाले काम को अवैध कह देगी, हम लोगों की पिटाई करेगी, मारेगी पुलिस। यहां पर आगे वो बताती हैं कि ये नौजवान बता रहे हैं, ये फिरोजाबाद का वो हर फोर फादर ये बता रहा है अनीस जंग से कि इनके पास कोई लीडर नहीं है जो इनको लीड कर सके, जो इनको आगे ले जा सके, जो इनको नया सपना दिखा सके। तो कोई भी व्यक्ति इनकी हेल्प करने को तैयार नहीं है और इनकी जिंदगी तो ऐसे चल रही है। कैसे चल रही है? लाइन है यहां पर, पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, यानी गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच, लालच से अन्याय के बीच इनकी जिंदगी चल रही है। इतना सब कुछ देखने के बाद अनीस जंग यहां बताती हैं कि मुझे दो प्रकार की दुनिया दिखाई देती है। दो प्रकार की दुनिया, एक गरीबों की दुनिया, एक अमीरों की दुनिया। जैसे वो लाइन कहते हैं, एक जाम छलका है तो एक जाम खाली है, बात यह तेरी साखी गजब क्या निराली है। इस तरह की जिंदगी देखने को मिलती है। अनीस जंग यहां बताती हैं, कहती हैं कि ये जो परिवार है, ये परिवार जो गरीबी में जन्म लिया है, जो ऐसे जाति में जन्म लिया है, जाति की कलंक के बोझ के तले दबे हुए हैं, ये शायद अलग सपना नहीं देख सकते। और ये लोग इस गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं। एक तो ये दुनिया देखी, गरीबियों की दुनिया, अनीस जंग कहती हैं, और दूसरी दुनिया की बात वो कर रही है। दूसरी दुनिया की बात की है अमीरों की। वो कौन है ये अमीर लोग? ये बताए हैं वहां पर, जो इनका शोषण करते हैं। ये शाहूकार लोग हैं, ये मिडलमैन बिचौलिए हैं, पुलिसमैन पुलिस वाले हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवाले भी हैं, ब्यूरोक्रेसी जिसे नौकरशाही कहते हैं, IAS वो लोग हैं, और पॉलिटिशियन ये नेता लोग हैं। इस सभी लोगों ने मिलकर के एक तरीके से इनकी जिंदगी नरक बना दी है। इनकी गरीबी पर कोई तरस खाने वाला नहीं है। फिर आगे अनीस जंग कहती हैं कि ये जो बिचौलिए हैं, इन्होंने एक तरह से इन बच्चों पर वो बोझ लाद दिया है, गरीबी का वो भार लाद दिया है, जिसके बच्चे उतार नहीं सकते। ये उसी तरीके से हो गए हैं जैसे इनके फोरफादर ने अपनाया था, मजबूरी में, बेबसी में। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये गरीबी से निजात इनको मिल ही नहीं पा रहा। ये दुनिया वो देख रही है। अनीस जंग यहां व्याख्या कर रही है, बता रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस चूड़ी बनाने के दलदल से निकलना है तो आप
या किसी भी दलदल की जिंदगी से निकलना है, जहां मुश्किल होता है इंसान को, वहां से निकलना है, तो एक बात हर इंसान के लिए जरूरी होता है, डेयर करना, साहस, हिम्मत और साहस होना चाहिए। और ये साहस इनके पास है ही नहीं। फिर भी ये मुकेश नाम के बच्चे को हम दाग देना चाहेंगे, जो इस चूड़ी बनाने की जिंदगी से बाहर निकलने का जो सपना देखा है कि आई वांट टू ड्राइव ए कार, और वो लाइन बोला है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। ये अनीश जंग देख करके इनको बड़ी खुशी मिलती है, अनीश जंग को, कि कम से कम ये बच्चा इतनी हिम्मत तो कर रहा है, डेयर तो कर रहा है। और याद रखिए, ये मुकेश नाम का जो बच्चा है, ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और मोटर मैकेनिक यानी गैरेज, गैरेज इसके घर से काफी दूर है। फिर भी बच्चा हौसले के साथ कहता है कि मैं पैदल चलूंगा, चल के सीखूंगा। फिर अनीश जंग एक सवाल करती हैं इस बच्चे से, क्या तुम एरोप्लेन भी उड़ाओगे? बच्चा खामोश हो जाता है। मुकेश जमीन की तरफ देखने लगता है, शायद ये सपना तो पूरा नहीं कर पाएगा। फिर अपनी जिज्ञासा वो बच्चा व्यक्त करता है कि नहीं, वो कार चलाना, मोटर मैकेनिक बनना, इतने तक वो सपना देख सकता है। और क्यों? क्योंकि फिरोजाबाद की सड़कों पर फर्राटे से भागती हुई कारों को देखता है, और वही वो बनना चाहता है, वही वो पाना चाहता है। अब फिरोजाबाद के ऊपर से एरोप्लेन तो बहुत कम उड़ते हैं। तो ये है इनकी दर्द भरी कहानी। अनीश जंग ने चाइल्ड लेबर जो होता है उसके खिलाफ उन्होंने काफी लिखा है, काफी पढ़ा है, काफी भारत के अंदर उन्होंने ट्रैवल किया है। तो धन्यवाद देना चाहेंगे इस अनीश जंग को, जो इस मुकेश नाम के बच्चे की कहानी को दूसरे पार्ट में उन्होंने व्यक्त किया है। पहले पार्ट में भी उन्होंने साहिब आलम की कहानी को व्यक्त किया है, तो ये धन्यवाद की पात्र हैं। तो ये कहानी है, इस कहानी को आप गहराई से समझिएगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।